गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बीए फाइनल इकोनॉमिक्स में अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है थ्योरी ऑफ बिग पुश या बड़े धक्के का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ बिग पुश या बड़े धक्के का सिद्धांत, ये सिद्धांत है जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए थे रोजेनस्टीन रोडान। उन्होंने अपना एक लेख लिखा था नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश। अर्थशास्त्री थे रोजेनस्टीन रोडान। इसमें नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश अपने एक लेख में रोजेनस्टीन रोडान ने अपने इस थ्योरी ऑफ बिग पुश को एक्सप्लेन किया था। और ये जो उनका सिद्धांत था वो अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रबल प्रयास का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या है कि अलग विकसित देशों में श्रमिकों की प्रशिक्षा का प्रबंध नहीं होता। अलग विकसित देशों में श्रमिकों की प्रशिक्षा का प्रबंध नहीं होता, यानी कि उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का पर्याप्त प्रबंध यहाँ नहीं होता। पूरक उद्योगों की कमी पाई जाती है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि पूरक उद्योग किसे कहते हैं। और आर्थिक संरचना क्या होती है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़कें, सिंचाई, जल, विद्युत, रेल, बैंक, ये सभी जो होती हैं संस्थाएं या जो सुविधाएं, उन्हें हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। आर्थिक संरचना आदि की कमी पाई जाती है। फिर से रिपीट करेंगे। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अलग विकसित देशों में श्रमिकों की प्रशिक्षा का प्रबंध नहीं होता, पूरक उद्योगों की कमी पाई जाती है, आर्थिक संरचना या बाहरी बस्तें जैसे सड़कों, सिंचाई, जल, विद्युत, रेल, बैंक आदि की कमी पाई जाती है। और ये जो सुविधाएं हैं सभी, ये जो कार्य हैं, व्यक्तिगत उद्यमी होते हैं वो इस दिशा में निवेश नहीं करते कभी भी। क्यों? क्योंकि इसका क्या कारण है कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक इन तत्वों में धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा निवेश करने से कोई फायदा नहीं होता। इनमें तो एक साथ कम से कम एक निश्चित न्यूनतम मात्रा में निवेश करना आवश्यक होगा। अर्थात इनमें बड़े धक्के की आवश्यकता है, बड़े धक्के का निवेश, बड़े धक्के के साथ निवेश करना चाहिए, बड़ी अमाउंट में और काफ़ी बड़े क्षेत्र में। और यह कार्य कौन कर सकता है? सरकार ही कर सकती है, निजी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जब सरकार एक साथ देश में श्रमिकों को शिक्षा सुविधाएं देगी, पूरक उद्योगों की स्थापना तथा सामाजिक ऊपरी सुविधाओं में निवेश करेगी, तभी देश में ऊंचे पैमाने के उद्योगों की स्थापना हो सकेगी और उद्यमियों को इस दिशा में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा उद्योगों को बाहरी बस्तें प्राप्त होगी। ये भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि बाहरी बस्तें कैसे प्राप्त होती है, किसे कहते हैं। इस प्रकार एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश करने के सिद्धांत को बड़े धक्के या प्रबल प्रयास, बिग पुश का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखेंगे नीड ऑफ बिग पुश क्यों है। नीड ऑफ बिग पुश की आवश्यकता क्यों है? प्रबल प्रयास की आवश्यकता। प्रबल प्रयास की आवश्यकता है वो औद्योगिकरण के लिए बाहरी बस्तें तथा निवेश की अविभाज्यता के कारण होती है। औद्योगिकरण के लिए बाहरी बस्तें तथा निवेश की अविभाज्यता के कारण होती है, इंडिविजिबिलिटी के कारण होती है। अविभाज्यता का कॉन्सेप्ट भी अभी आगे क्लियर करेंगे। बाहरी बस्तें वे हैं जो
अविभाज्यता के कारण उद्योगों का विकास होने के फलस्वरूप सारी अर्थव्यवस्था को प्राप्त होती हैं। इन वस्तुओं के फलस्वरूप निजी उद्यमी हैं उसको प्रोत्साहन प्राप्त होता है, देश में निवेश की मात्रा बढ़ती है, आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। तो बाहरी वस्तुओं के लिए जो अविभाज्यता है वो 3 प्रकार की होती है। अब देखेंगे कैसे कैसे। पहली होती है उत्पादन फलन या सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यता। उत्पादन फलन या सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यता, ये देखो किस तरह से होती है। इसमें इंडिविजुअलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट। अलग विकसित देशों में क्या है, उपभोक्ता तथा पूंजीगत पदार्थों के उद्योग स्थापित करने से पहले सामाजिक ऊपरी पूंजी के उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं, सामाजिक ऊपरी पूंजी के उद्योग कौन कौन से होते हैं वो देखो। यातायात, संचार व शक्ति के साधन, इन्हें हम सामाजिक ऊपरी पूंजी के उद्योग कहते हैं या सामाजिक ऊपरी पूंजी इन्हें कहा जाता है। तो अब देखो इसकी अविभाज्यता किस कारण से होती है। तो इसके क्या है, अलग विकसित देशों में उपभोक्ता तथा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग स्थापित करने से पहले सामाजिक ऊपरी पूंजी है उसमें उसका निर्माण पहले करना पड़ेगा। और ऊपरी पूंजी, ये जो सामाजिक ऊपरी पूंजी उपलब्ध करवाते हैं, इन उद्योगों का न्यूनतम स्तर भी काफ़ी बड़ा होता है। कैसे, उदाहरण देखो, यदि हम रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कोई देश शुरू करता है तो 1 या 2 शहरों के मध्य रेलवे लाइन बिछाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कम से कम आपको 40, 50 या 100 बड़े शहरों के बीच रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी। तो इस कारण इनका जो न्यूनतम निवेश स्तर है वो भी बहुत बड़ा होगा, बड़ा निवेश करना पड़ेगा इस कारण से। और आगे सामाजिक ऊपरी पूंजी वाले उद्योगों कई कारण से अविभाज्य होते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला है समय के रूप में ये अविभाज्य होते हैं, अर्थात जब हम सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश करते हैं तो इसके काफ़ी लंबे समय बाद प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में निवेश होगा, उसको काफ़ी लंबा समय निकल जाता है उत्पादन क्रियाएं शुरू करने में इस सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश के बाद। इसमें जो सामाजिक ऊपरी पूंजी में प्रयोग की जाने वाली मशीनें हैं या पूंजी है वो तकनीकी तथा दूसरे कारणों से इनकी आयु काफ़ी अधिक होती है। आपने यदि एक बार रेलवे लाइन स्थापित कर ली तो वो 80-100 सालों तक, वर्षों तक आपको काम देगी। तो इनकी आयु काफ़ी लंबी होती है और इस कारण इस पूंजी की जो फलन अवधि है वो भी काफ़ी अधिक होती है। फलन अवधि क्या होती है, जब हम किसी पूंजी में निवेश करते हैं तो जब वो हमें अपनी जो उस वस्तु से उत्पादन देना शुरू करना है वो जब शुरू करती है तो वो कितने समय तक हमें उत्पादन देती है, किसी भी पदार्थ में हम निवेश करते हैं तो वो उसकी फलन अवधि होती है और ये हमें काफ़ी समय तक उत्पादन प्रक्रियाओं में सहायता देंगे। तो इसलिए सामाजिक ऊपरी पूंजी की फलन अवधि लंबी होती है। और सामाजिक ऊपरी पूंजी का निर्माण एक साथ कई प्रकार के कार्यों में करना पड़ता है, जैसे
आप रेलवे लाइन कोई देश बिछा रहा है तो उसे उसके साथ साथ सड़क का भी निर्माण करना पड़ेगा, बिजली के साधन भी देने पड़ेंगे, शक्ति के साधन, और सिंचाई व्यवस्था का निर्माण भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक साथ कई व्यवस्थाएं उपलब्ध करवानी पड़ेंगी। तो इन सभी अविभाज्यताओं के कारण सामाजिक ऊपरी पूंजी के निर्माण में अल्प विकसित देशों को काफ़ी बड़ा निवेश करना पड़ता है और अल्प विकसित देशों को अपने कुल निवेश का 30 से 40% तक इस सामाजिक ऊपरी पूंजी में निवेश करना पड़ता है। तो ये क्या कर रहे थे हम, नीड्स ऑफ बिग पुश, प्रबल प्रयास की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण कि उत्पादन फलन या सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यता। तो इसका क्या अर्थ है कि सामाजिक पूंजी की, जब हम कोई देश सामाजिक पूंजी में निवेश करता है तो वो उसकी कोई थोड़ी बहुत मात्रा का उत्पादन नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत मात्रा तैयार नहीं करता, इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। ये सामाजिक ऊपरी पूंजी अविभाज्य होती है। यदि आप थोड़ा सा इसमें निवेश करोगे तो एक दो शहरों के मध्य रेलवे लाइन या सड़क लाइन बनाने से या एक दो शहरों को बिजली उपलब्ध करवाने से उद्योगों का विकास नहीं होगा। तो इस कारण से बड़े निवेश की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सामाजिक ऊपरी पूंजी का आकार बड़ा होने के कारण इसमें बड़ा निवेश चाहिए। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है मांग की अविभाज्यता, इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड। इसका क्या अभिप्राय है कि विभिन्न उद्योगों में जो निवेश के निर्णय हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा दूसरे जो अलग अलग निवेश निर्णय यदि लिए जाएं तो वो काफ़ी जोखिम भरे होते हैं और अलग अलग निवेश निर्णय लेते समय इन निवेशों की जो उत्पादन होता है उसकी मांग का पूर्ति से कम बने रहने का भय रहता है। कैसे, ये देखेंगे, कैसे समझोगे। मान लो बंद अर्थव्यवस्था में छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में 100 मजदूर हैं किसी देश अर्थव्यवस्था में, और इन 100 मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक जूता फैक्ट्री स्थापित की जाती है। जूता फैक्ट्री में ये 100 मजदूर कार्य करेंगे तो जूतों का ये उत्पादन करेंगे और इन मजदूरों को मजदूरी के रूप में आय प्राप्त होगी, तो इन्हें आय मिलेगी। अब क्या होगा, यदि ये इन 100 मजदूरों को जितनी आय प्राप्त हो रही है ये सारी आय अपनी जूते खरीदने पर ही खर्च कर दें तो इस जूता फैक्ट्री के जो सभी जूते हैं वो बिक जाएंगे। नहीं तो इस जूता फैक्ट्री के उस देश में जूते नहीं बिकेंगे, क्योंकि ये कोई भी मजदूर अपनी सारी आय अकेली जूते खरीदने पर खर्च नहीं करेंगे, उन्हें और वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो इस कारण इस फैक्ट्री की जो जूतों की मांग है वो कम रह जाएगी जूतों की पूर्ति से, और ये जूता फैक्ट्री असफल हो जाएगी, क्योंकि इसके सारा उत्पादन नहीं बिकेगा, इसका बहुत ही कम उत्पादन बिकेगा। तो इस तरह से ये अलग अलग निवेश का निर्णय। अब देखो, अभी हमने क्या किया, विभिन्न उद्योगों में निवेश के निर्णय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसे, यदि मान लो उसी देश में 1000 मजदूर बेरोजगार हैं और उन मजदूरों को रोजगार देने के लिए 10 उद्योगों की स्थापना की जाती है। 10 उद्योगों में 100 मजदूर कार्य करेंगे। तो 10 उद्योग कौन कौन से होंगे, एक जूता फैक्ट्री, जूते बनाने वाला उद्योग होगा, दूसरा उद्योग कपड़े का निर्माण करने वाला होगा, तीसरा उद्योग जो उपभोक्ता खाद्य वस्तुएं हैं, मान लो ब्रेड, बिस्कुट, इनका उत्पादन करने वाला होगा, चौथा उद्योग मान लो साइकिल का निर्माण करने वाला है, पांचवा उद्योग पुस्तक बनाने वाला है, कापियाँ बनाने वाला है, पेन बनाने वाला है, छठा उद्योग कोई इसी तरह मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाला है, सातवां उद्योग मान लो इसी तरह कोई प्लास्टिक के जो
उपकरण होते हैं, घरेलू उपकरण, उनका निर्माण करने वाला है। इस तरह से 10 अलग अलग उद्योग स्थापित हो गए। अब क्या होगा कि जो जूता फैक्ट्री में काम करने वाले 100 मजदूर हैं वो अपनी आय जो दूसरे उद्योग हैं उनकी वस्तुएं खरीदने में खर्च करेंगे, और जो दूसरे उद्योगों वाले लोग हैं वो सभी दूसरे उद्योगों की वस्तुओं की मांग करेंगे। तो इस तरह से सभी उद्योगों का उत्पादन बिक जाएगा और उन उद्योगों को अपनी मांग का पूर्ति से कम होने का कोई भय नहीं रहेगा। इस कारण मांग की अविभाज्यता के कारण भी एक साथ कई उद्योगों में निवेश करना पड़ता है। यदि हम एक ही उद्योग में निवेश करें तो उसका उत्पादन नहीं बिकेगा। तो ये दो इसकी आवश्यकता क्यों है? पहली, सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यता, दूसरी मांग की अविभाज्यता, तीसरी क्या है? बचत में पूर्ति, बचत की पूर्ति में अविभाज्यता। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अल्प विकसित देशों को न्यूनतम ऊंची मात्रा में अपना विकास करने के लिए निवेश करना चाहिए, और इस निवेश के लिए आपको पता है निवेश करने के लिए ऊंची बचत की आवश्यकता होगी, और ऊंची बचत के लिए क्या? अधिक आय की आवश्यकता होती है। पर अल्प विकसित देशों में क्या है? आय का स्तर है वो कम होता है। आय का स्तर कम होगा तो बचत का स्तर भी कम होगा, बचत का स्तर कम होने से निवेश का स्तर कम होगा, पूंजी की कमी होगी। तो कहाँ से निवेश होगा? ये देखो, इस बचत की पूर्ति में अविभाज्यता यही है कि इन देशों में ऊंची मात्रा में निवेश के लिए ऊंची मात्रा में बचत की आवश्यकता होती है, इसके लिए अधिक आय चाहिए। परंतु अल्प विकसित देशों में आय का स्तर कम होता है। आय का स्तर कम होने के कारण बचत का स्तर कम होता है, निवेश का स्तर कम होता है। इसके लिए क्या है कि आय के स्तर को बढ़ाने के लिए पहले अर्थव्यवस्था में हमें अधिक मात्रा में निवेश करना पड़ेगा, चाहे यह निवेश विदेशों से पूंजी उधार लेकर किया जाए या किसी अन्य माध्यम से किया जाए। तो एक बार यदि हमने निवेश बढ़ा दिया तो क्या होगा? आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो ये जो दूसरी अवधि है उसमें सीमांत बचत की दर है उसको बढ़ा देगी। दूसरी अवस्था में बचत की सीमांत दर है वो बढ़ेगी, और इस प्रकार बचत का अधिक आय सापेक्ष होना तीसरी अविभाज्यता है अपने सिद्धांत में। तो इन सभी तीनों अविभाज्यताओं के कारण ही बड़े मात्रा में एक साथ बड़ी अमाउंट के निवेश की जरूरत पड़ती है। इसमें आगे है प्रबल प्रयास सिद्धांत के निष्कर्ष क्या है? इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश। तो इस सिद्धांत में 3 प्रकार की अविभाज्यताओं का जिक्र है। एक, सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यता, दूसरी मांग की अविभाज्यता, और तीसरी बचत की पूर्ति में अविभाज्यता। तो इनके कारण और कई पूरक उद्योगों की स्थापना के कारण तथा बचत की दर में वृद्धि करने के कारण एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश आवश्यक होता है, और ये निवेश करने से बाहरी वस्तुएं प्राप्त होती है। इन बाहरी वस्तुओं के कारण जो उद्योग स्थापित होते हैं उन्हें बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, और जब उद्योगों को बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होंगे तो विकास दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार जो यह विकास का सिद्धांत है वो निवेश का सिद्धांत बन जाता है। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मिर्डल ने बताया कि पिछड़ीपन तथा गरीबी है अल्प विकसित देशों की वो एक बड़ी योजना के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन जुटाने में कठिनाई पैदा करती है। इसी कारण यह आवश्यक है कि यदि अल्प विकसित देशों को विकास की बड़ी योजना आरंभ करनी हो तो उसके लिए उन्हें एक बिंदु पर बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए, अर्थात अर्थव्यवस्था को गरीबी के चुंगल से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा धक्का दिया जाना चाहिए। यही बड़े धक्के का सिद्धांत है और यही इसका निष्कर्ष है। अब देखो, बेसिस ऑफ द बिग पुश थ्योरी, बड़े धक्के के सिद्धांत का आधार क्या है, बेसिस क्या है?
यहाँ करेंगे हम इसका बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है, आधार क्या है इसका, बाहरी बस्तें। बाहरी बस्तें क्या होती है, बाहरी बस्तें वे हैं जो किसी उद्योग के विस्तार के कारण सभी फर्मों को प्राप्त होती हैं। अब इसे एग्जाम्पल द्वारा समझो। मान लो एक व्यक्ति ने किसी शहर में पहली कार खरीदी है, उसके पास किसी गांव में एक कार खरीदी है, एक ही कार है, तो क्या होगा कि उसे पेट्रोल डलवाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। उसकी कार का यदि टायर पंक्चर हुआ तो उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ मिस्त्री भी नहीं होगा। यदि कार में कोई खराबी हुई तो उसे शहर जाना पड़ेगा। अब बाहरी बस्तें क्या होती है, यदि उसी गांव में मान लो सभी लोग कारें ले आते हैं या 100 कारें हो जाती है, तो क्या होगा, उस गांव के पास पंक्चर लगाने वाले की दुकानें खुल जाएंगी, कार को ठीक करने वालों की दुकानें खुल जाएगी, कार की जो बैटरी वाले हैं उनकी दुकानें खुल जाएंगी, और इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप भी खुल जाएगा। तो अब कैसे बाहरी बस्तें प्राप्त होगी कि कार वालों को क्या है, कार यदि ले आए आप तो आपको कोई भी कार्य करवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको वो सुविधाएं वहीं मिल जाएंगी। तो ये बाहरी बस्तें होती हैं। जब सामाजिक ऊपरी पूंजी के कारण जैसे सड़कों का, रेलों का और बिजली का निर्माण हो जाता है, एक उद्योग स्थापित हो जाता है वहाँ, तो उसके स्थान पर दूसरे उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं और उन्हें एक दूसरे से बाहरी बस्तें प्राप्त होने लगती है। कैसे, जैसे यदि उद्योगों में कार्य करने, दूसरे उद्योग में कार्य करने वाला मजदूर आपके उद्योग में कार्य करने के लिए आएगा, तो वो उद्योग का कार्य करने का जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त कर चुका होगा, तो ये फायदा होगा, आपको प्रशिक्षित श्रमिक मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक जगह यदि काफ़ी उद्योग स्थापित हो जाए तो उन उद्योगों में अपना जो इनोवेशन का कार्य है, नई वस्तुओं के निर्माण का, उससे संबंधित पत्रिकाएं भी छपती है, तो वो पत्रिकाएं सभी उद्योगों को प्राप्त होंगी। इसके अतिरिक्त यदि एक उद्योग में कि किसी मशीन में कोई खराबी आ गई है किसी पार्ट में, तो वो उद्योग अपने जो नज़दीक उसके साथ उद्योग है उससे उस मशीन का जो एक्स्ट्रा पार्ट पड़ा हो तो वो लगाकर अपनी मशीन को जल्दी ठीक कर सकता है। तो इस तरह से कई उद्योगों की स्थापना के कारण सभी उद्योगों को बाहरी बस्तें प्राप्त होती है। तो ये बाहरी बस्तें क्या है, जो किसी उद्योग के विस्तार के कारण सभी फर्मों को प्राप्त होती है उद्योग की। तो बड़े धक्के के जो सिद्धांत का आधार है वो बाहरी बस्तें प्राप्त करने की संभावना है। यही है कि जब एक साथ सभी क्षेत्रों में तथा सभी उद्योगों में बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है तो उद्योगों को बाहरी बस्तें प्राप्त होती है। बाहरी बस्तें प्राप्त होने के कारण उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती है और जो उनका पैमाना है उत्पादन का वो बढ़ते प्रतिफल देता है, इससे उनके लाभ बढ़ते जाते हैं। आगे है फ्यूचर्स, इसके फ्यूचर्स ऑफ द बिग पुश। फ्यूचर्स क्या हैं बिग पुश के? 3 फीचर्स है इसके। बड़े पैमाने पर निवेश, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, योजनात्मक औद्योगिकरण। बड़े पैमाने पर निवेश, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, और तीसरा इसका फीचर है योजनात्मक औद्योगिकरण। बड़े पैमाने पर निवेश, इसका क्या फीचर है कि बड़े इस बिग पुश में क्या बताया गया है कि इसके अंतर्गत जो निवेश है वो
अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योगों में एक साथ बड़ी मात्रा में करना चाहिए। इसके लिए अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कई उद्योगों में एक साथ ही निवेश किया जाए। इससे क्या होगा कि विकास प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। क्यों किया जाए एक साथ बड़ा निवेश? क्योंकि जो अभी हमने 3 अविभाज्यताएं देखी थी, इस कारण बड़ा निवेश एक साथ किया जाए तो उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होगा, इससे बाहरी बचतें प्राप्त होगी। दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों में निवेश। इस फ्यूचर में क्या बताया गया है कि अल्प विकसित देशों में यदि उन्हें आर्थिक विकास की गति तेज करनी है तो एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाए तो इससे क्या होगा, एक क्षेत्र की आय है वो दूसरे क्षेत्र की मांग पैदा करेगी, मांग बढ़ाएगी, और दूसरे क्षेत्र की मांग ये जो पहला क्षेत्र है उसकी आय बनेगी। तो इस तरह से सभी उद्योग या जो क्षेत्र है वो उनका एक दूसरे का जो उत्पादन है उसकी मांग तथा पूर्ति बराबर बनी रहेगी। तीसरा है योजनात्मक औद्योगिकरण। इसमें क्या है कि अल्प विकसित देशों में पिछड़ी हुई कृषि व्यवस्था होती है, कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ होता है, तो और इन देशों की काफ़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो अल्प विकसित देशों में लोगों की कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश किया जाए ताकि ये जो कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में तब्दील हो सके। तो ये इसके 3 फीचर्स हैं। अब इसकी है क्रिटिसिज्म ऑफ द बिग थ्योरी ऑफ बिग पुश। क्रिटिसिज्म देखेंगे क्या क्या है। इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। जैकब वाइनर, एलिस हावर्ड तथा एडलर ने इस थ्योरी की आलोचना की। पहली आलोचना थी अव्यावहारिक। पहली आलोचना थी अव्यावहारिक, इम्प्रैक्टिकल, प्रबल प्रयास का सिद्धांत है। इसका मुख्य क्या आधार है कि इस बड़ा निवेश करने के फलस्वरूप बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं, परंतु यदि हम विदेशी व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें भी भारी बचतें प्राप्त होती है। तो और विदेशी व्यापार के लिए अधिक मात्रा में निवेश नहीं करना पड़ता। तो इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आपको अधिक मात्रा में निवेश करके ही भारी बचतें प्राप्त हो। यदि आप विदेशी व्यापार करते हैं तो भी भारी बचतें प्राप्त होती है तथा आपको अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यह सिद्धांत है वो व्यावहारिक नहीं है। सेकंड इसकी क्रिटिसिज्म है वो है जो बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं उसके अनुसार कि बड़ा निवेश करने के फलस्वरूप बाहरी बचतें प्राप्त होती है, परंतु इन बाहरी बचतों के फलस्वरूप क्या है, उत्पादन की जो लागत है वो तो कम हो जाती है, परंतु उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जो अल्प विकसित देश हैं वो प्राथमिक या कृषि वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं। तो इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। तो इस कारण यह उत्पादन में वृद्धि से संबंधित नहीं है, ये केवल लागतें ही कम करता है। इन देशों में उत्पादन वृद्धि नहीं करता। नेक्स्ट इसका जो क्रिटिसिज्म है वो है कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इस सिद्धांत का क्या है, ये बताता है कि आर्थिक विकास औद्योगिकीकरण, औद्योगिक उन्नति के द्वारा ही संभव है, यानी कि उद्योगों के द्वारा ही संभव है, कृषि की उन्नति से नहीं हो सकता। परंतु अल्प विकसित देशों में क्या है, उनकी 50% के लगभग जनता है वो कृषि पर निर्भर करती है, और
इसके लिए यदि 50% जनसंख्या किसी देश की कृषि पर निर्भर करे तो उसके विकास के बिना, उस क्षेत्र के विकास के बिना उस देश का विकास नहीं हो सकता। तो ये कृषि क्षेत्र की अवहेलना करता है। नेक्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म है कम निवेश से अधिक उत्पादन। कम निवेश से अधिक उत्पादन, मोर प्रोडक्शन फ्रॉम लेस इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, एडलर ने बताया कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश करना एक साथ काफ़ी मात्रा में निवेश करने की अपेक्षा आर्थिक विकास के लिए अधिक उपयोगी है। एडलर ने बताया कि एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश करने की बजाय यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश किया जाए तो वो अधिक उपयोगी है। और इस बात के भी एडलर ने बताया कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए निवेश के बड़े अमाउंट की आवश्यकता है या बड़े धक्के की आवश्यकता है। इसकी बजाय यदि थोड़ा थोड़ा निवेश किया जाए तो वो अधिक उपयोगी तथा उत्पादन बढ़ाने वाला होता है, एडलर के अनुसार। नेक्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म है ऐतिहासिक तथ्य नहीं। ऐतिहासिक तथ्य नहीं, नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट। इसमें एलिस ने बताया कि यदि हम जो अभी आज विकसित देश हैं उनका अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि उन देशों ने कभी भी बड़े धक्के के रूप में निवेश नहीं किया, बड़ी मात्रा में एक साथ कभी भी निवेश नहीं किया। इसलिए ये ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता, क्योंकि आज के जो विकसित देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, उन्होंने कभी भी अपने विकास के लिए जब वो अल्प विकसित थे तो बड़ी मात्रा में एक साथ निवेश नहीं किया। स्फीति कारक, लास्ट इसकी क्रिटिसिज्म है वो है स्फीति कारक। इसमें क्या बताया गया है कि अल्प विकसित देशों में यदि एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश किया जाए तो इन देशों में क्या है, बचत तथा पूंजी निर्माण की कमी होती है। तो ये निवेश एक साथ किया जाएगा तो या ये तो विदेशों से उधार लेकर किया जाएगा या बैंकों से उधार लेकर, या सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाएगी और वो निवेश किया जाएगा। तो इससे जिन लोग निवेश करने से लोगों को रोजगार मिलेगा उन लोगों की आय शीघ्र ही बढ़ जाएगी, परंतु उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन इन अर्थव्यवस्थाओं में इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाता। तो इस कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जो निवेश, बड़ा निवेश करेंगे हम एक साथ, उसकी जो फलन अवधि है या वो जहाँ अपना उत्पादन देना शुरू करेगा वो काफ़ी लंबी होती है और रोजगार जिन लोगों को प्राप्त हुआ उनकी आय निवेश करने के साथ ही बढ़नी आरंभ हो जाती है। तो इस तरह से वस्तुओं की पूर्ति काफ़ी लेट होगी और मांग अभी होगी, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़नी हुई आरंभ हो जाएंगी और इससे देश में मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होगी। अभी हमने ये उपयुक्त दोषों का अध्ययन किया, इनके होते हुए भी अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में इस सिद्धांत का काफ़ी महत्व है, क्योंकि यह जो सिद्धांत है वो सामाजिक ऊपरी पूंजी के निर्माण तथा पूरक उद्योगों की स्थापना को महत्व देता है। पूरक उद्योग एक कॉन्सेप्ट रह गया अपना, क्या होते हैं पूरक उद्योग? देखो, कंप्लीमेंट्री उद्योग क्या होते हैं, जैसे एक बड़ा स्टील का कारखाना स्थापित हुआ कहीं, स्टील या इस्पात का कारखाना, वो स्टील का उत्पादन कर रहा है, बड़ा कारखाना है ये। तो इसके स्थापित होने से क्या होगा, एक तो वो कारखाने स्थापित होंगे जो इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे कोयला चाहिए इसको, कच्चा लोहा चाहिए, और दूसरे जो इसका तैयार माल है उससे वस्तुएं निर्मित करते हैं, जैसे कृषि यंत्र बनाने वाले कारखाने हैं और छोटे यंत्र हैं वो बनाने वाले कारखाने हैं लोहे या स्टील से।
तो वो स्थापित होंगे। तो इस तरह से पूरक उद्योग वो होता है जिससे एक उद्योग की स्थापना से अन्य उद्योगों की स्थापना को बल मिले, वो पूरक उद्योग होते हैं, या दूसरे उद्योगों की स्थापना उसको उससे प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ बिग पुश ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।